इसके अलावा विधि और मास कम्युनिकेशन का विद्यार्थी तो रहा। कुछ समय मौका मिला पीजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में पढ़ाने का, तो मेरा विषय राजनीति विज्ञान ही था। लेकिन लोक साहित्य और लोक संस्कृति पर थोड़ा सा रुचि है और संकलन करने का एक ध्येय रहा है। तो कुछ सामग्री मेरे पास कलेक्ट होती रही और शायद उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंची होगी और इसलिए आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, तो आप सबका धन्यवाद। तो साहित्य का विद्यार्थी न होने की वजह से जो कुछ कमियां भाषा और मेरे शब्द विन्यास पर रहेगी उसको ढकने का प्रयास करूंगा। मैं शुरू में आपको एक दो ऑडियो कुछ सेकंड के जी सर सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सर। खुला है, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर, चलने दीजिए। हाँ, ये एक केदार खंडी लोकगीत है, इसको थोड़ा सुन लीजिए। कुछ सेकंड का है, 30-40 सेकंड का। सुन पाए हो? बीच में नेट शायद डिस्कनेक्ट हुआ है मेरा। हेलो। हाँ सर, सुन रहे हैं। अब आवाज आ रही सर। आवाज आ रही है सर। ठीक सर। ये जो ऑडियो एक गीत यहाँ के प्रख्यात लोक गायक रहे हैं शिवचरण जी, जिनको गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने कुछ समय तक विजिटिंग प्रोफेसर भी बनाया था लोक साहित्य का। और ये ऑडियो मैंने इसलिए सुनाया, अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। यहाँ गढ़वाल में जिसको हम केदार खंड भी कहते हैं, केदार अर्थात शिव की भूमि, एक छोटी सी लोक कथा है लोक साहित्य के शुरुआत को लेकर के। ये कहा जाता है कि शिव जी जब अपने समस्त गणों में कार्यों का बंटवारा कर रहे थे और जब सब गणों में सब कार्यों का बंटवारा हो गया तो एक गण जो अंत में पहुंचा उसके लिए कोई काम ही नहीं बचा। तो उसके बहुत अनुरोध करने पर शिवजी ने कहा कि यदि तुम्हें भी कुछ कार्य करने की लगन है तो ये लो, मेरे गले में जो ये नाग पड़ा हुआ है इसे ग्रहण करो, और त्रिशूल से डमरू उतारकर उस आखिरी पधारे गण के पास सौंपा और कहा आज से तुम ये दोनों ले जाओ विश्व के समाज के कल्याण के लिए और उसके मनोरंजन के लिए लांग और व्रत का आयोजन करो। ये लांग और व्रत आदिम मनोरंजन और लोक साहित्य की कलाएं रही हैं, जिसमें कला, नृत्य, वादन और गायन तीनों कलाओं का समावेश है। ये कथा आगे बढ़ती है और उस आखिरी गण जिसको शिवजी ने लोक मनोरंजन और अन्य जो गीत थे लोक कल्याण के लिए गायन और वादन के काम सौंपे थे, उसी गण का जो वंशज आगे चलकर होता है वो आज गढ़वाल में वादी जाति कही जाती है, वादी या बेड़ा, जिनको पंचगासी भी कहा जाता है। मेरी अपनी ये मान्यता है कि ये संभवतः इस पर्वतीय क्षेत्र के सबसे आदिम लोक कलाकार हैं और जो आज की पीढ़ी तक भी हजारों शताब्दियों से आज की पीढ़ी तक भी निरंतर लोक मनोरंजन का काम करते रहे। अब इस कथा के बाद आप ये देखेंगे कि तब से लेकर के जो एक समाज जिसको ये कार्य सौंपा गया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोक मनोरंजन का काम करता रहा, उसने समय को भी पकड़ा, समसामयिक गीत लिखे। तो जो गीत उसने केदार खंडी के रूप में प्रथम रचे थे, शिव आराधना के सबसे प्राचीन गीतों को गढ़वाल के लोक साहित्य में केदार खंडी कहा जाता है। बाद के समय में जब शैव और वैष्णव परंपरा का यहाँ कोई समागम हुआ तो उसमें राधा खंडी गीत जुड़े। अभी मैं प्रोफेसर खचारिया साहब का सुन रहा था, उन्होंने जो कृष्ण संबंधी एक गीत सुनाया, मुझे थोड़ा सा सुखद आश्चर्य भी हुआ कि वो बहुत कुछ उसकी धुन
बहुत कुछ हमारे यहाँ के राधाखंडी गीतों से मिलती जुलती थी। ये दिलचस्प चीज ये है लोक के बारे में कि शास्त्रों के सबसे बड़े रचयिता जो वेद व्यास हुए हैं, उन्होंने स्वयं कहा है प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवे नवरा, अर्थात लोक जो प्रत्यक्ष देखता है उससे बड़ा दर्शन कोई नहीं है। हम भी ये देखते हैं कि जो शास्त्र के या इतिहास के रचयिता रहे हैं वो स्वयं प्रत्यक्ष मौजूद नहीं हुए जब कुछ वो घटित होता रहा। इतिहासकार बाद के कई वर्षों में, यहाँ तक कि शताब्दियों बाद भी इतिहास को कसौटी पर कसते रहे हैं। शास्त्रों के रचयिता भी बहुत समय बाद स्मृतियों को संकलित कर लिपिबद्ध करके शास्त्रों की रचना करते रहे हैं। लेकिन लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि लोक स्वयं में उपस्थित होकर, जो रचनाकार है वो स्वयं उपस्थित है जब जो घटित घटनाएं हैं उस पर साहित्य की रचना कर रहा है, अर्थात वो प्रत्यक्षदर्शी भी है और बहुत बार वो उसको भोगने वाला भी है। तो लोक साहित्यकार जो है वो लोक में रहते हुए उस सबको भोगता है, उस सबका प्रत्यक्षदर्शी है, उसका साक्षी भी है, और उस इसलिए हर कसौटी पर लोक साहित्य वो साहित्य की जो सबसे पेवर विधा हम उसको कहते हैं, ये हम मान सकते हैं। इसमें दो तीन चीजें और जोड़ना चाहूंगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जिक्र प्रोफेसर हमारे गुजरात के प्रोफेसर साहब उन्होंने जिक्र किया था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है लोक साहित्य के बारे में कि लोक के बिना शास्त्र भी अधूरे हैं। लोक का अमृत निष्पंद जिस शास्त्र जो शास्त्र में भी शास्त्र को भी निष्प्राण कर देता है, अर्थात शास्त्र में यदि लोक निष्पंदन नहीं है तो वो शास्त्र भी व्यर्थ है। तो शास्त्र की प्रामाणिकता भी बहुत कुछ लोक के द्वारा कसौटी पर कसकर की जा सकती है। रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो जनता का सामान्य रूप है सभी समाजों में, ये सिर्फ गढ़वाल के संदर्भ में नहीं है, खास करके सभी समाजों में, वो सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए हम पुराने परिचित ग्राम गीतों की ओर ध्यान देना जरूरी है। और जो सभी ग्रामीण गीत है, ग्राम्य गीत हैं, वो हमारे लोक साहित्य की बड़ी धरोहर है। लोक साहित्य का जो महत्वपूर्ण काम रहा है वो भी है जहां इतिहास मौन रहा है, अर्थात जहां इतिहास का अंधा युग रहा है। खास करके मैं गढ़वाल के साहित्य के बारे में कहूं तो यहाँ ये माना जाता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी से लेकर और 14वीं शताब्दी तक का जो 4 शताब्दी का पीरियड है उसमें इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो इतिहास की जो जानकारी है वो लोक गीतों के द्वारा फिर हम उसको ढूंढ पाते हैं। अभी अपने वक्तव्य में एक सर ने कहा था, संस्कृत के सर ने, जो कि पोखरी में है शायद, उन्होंने कहा था कि जो बीरू भड़ू का गीत नरेंद्र सिंह नेगी का गीत का जिक्र भी किया था, तो वो 4 शताब्दी के इतिहास की जो जानकारी अदृश्य थी या पर्दे के पीछे थी, जो प्रामाणिक जानकारी हमारे पास नहीं थी, वो लोक साहित्य के बारे में लोक साहित्य के द्वारा प्रकट हुई, जिनको हमारे यहाँ भड़वाली भी उसको कहते हैं। एक विशिष्ट शैली है, वीर भड़ों के गाथाओं का जो गायन है उसको भड़वाली कहा गया है। वो 52 गढ़ों का जिक्र आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत से सुना होगा। हर गढ़ की एक गाथा है, उसका इतिहास है, उसका शौर्य है, उस गढ़ के आसपास के निवासियों का जिक्र है, उस गढ़ के गढ़पतियों का जिक्र है। तो जहां इतिहास मौन है, जहां इतिहास का अंधा युग है, इतिहास के पास प्रामाणिक जानकारी नहीं है, वहां लोक साहित्य उस जानकारी को पुष्ट करता है, उसको प्रमाणित करता है। एक दिलचस्प उल्लेख मैं करना चाहूंगा, राहुल सांकृत्यायन के बारे में आप सब जानते हैं। 1943 में दूसरी बार टिहरी आए, वो 1911-12 में भी टिहरी आए थे। 1912 में तो टिहरी से लौट गए, 1943 में दोबारा टिहरी आए और वो यहाँ से तिब्बत जाना चाहते थे, नेलंग होते हुए। उस समय पारंपरिक मार्ग भी था जो फिलहाल अभी बंद है। तो बाबा नागार्जुन के साथ थे, टिहरी में वो रुके। अब राहुल सांकृत्यायन के बारे में आप जानते हैं कि हर विषय पर उनकी महारत थी, और जब घर से निकलते थे जिस रास्ते, तो भाषा, लिपि, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, वो सब ढूंढते चले जाते थे। उनको टिहरी से आगे जब उत्तरकाशी की ओर पैदल निकल रहे थे, 4 मई 1943 की वो तिथि भी मुझे आज मिली, तो उनको रास्ते में गुजर मिल गए। गुजरों को आप जानते होंगे, जो 6 महीने का माइग्रेशन करते हैं। वो चाहते थे कि वो गुजर उनको कुछ गीत सुना ले। अब वो गुजर वो क्यों सुनना चाह रहे थे गुजरों से गीत,
क्योंकि वो अपनी उस जानकारी को उनके लोकगीतों के द्वारा पुष्ट प्रमाणित करना चाहते थे, जो उनको अब तक जानकारी थी कि करीब 2 से 2,500 साल पहले वो पश्चिम एशिया से गुजर भारत में प्रवेश उन्होंने किया और समय के साथ कुछ गुजरात और गुजरावाला में बसे और जिनके नाम से वो फिर गुजरात और गुजरावाला वो वहां बसे और फिर हिमालय की तलहटी में आए करीब 1000 साल पहले। हिमालय की तलहटी में 1000 साल से वो निरंतर 6 महीने के लिए हिमालय की ऊपरी घाटी बुग्यालों में और 6 महीने जो हिमालय की तराई है, भाबर है, वहां माइग्रेशन करते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन चाहते थे कि कुछ गीत उनको मिल जाए और उनकी जो 2000 साल की ये यात्रा है अनवरत माइग्रेशन की, उसके उस अपनी जानकारी को जो उनके पास है वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने वो अपने संस्मरण में शायद आप लोगों में किसी ने पढ़ा होगा, उसके बारे में सुना होगा, उस जानकारी को वो पुष्ट करना चाहते थे। तो राहुल सांकृत्यायन जैसे अध्येता भी लोकगीतों के जरिए उन्हीं के मुंह से सुन करके अब तक जो जानकारी उन्होंने जुटाई थी उसको प्रमाणित करना चाह रहे थे। एक स्टेंजा में पढ़ लूं और वो बड़ा दिलचस्प है। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि ये गुजर लोग, वो भाषा उनकी पंजाबी है, धर्म के ये मुस्लिम है, डील डौल के ये पहाड़ी हैं, इनके लोकगीत क्या होंगे, क्या ऐसे गीत ये अब भी गाते होंगे जो सामवेद के युग से चले आ रहे होंगे। दुर्भाग्य ये हुआ कि उस परिवार जो अपनी भैंसों को लेकर के हिमालय के ऊपर हिमालय की तरफ चढ़ रहा था, उस परिवार की एक गुजरानी उस दिन बीमार थी और राहुल सांकृत्यायन जाहिर है बात कि उस स्थिति में उस परिवार को बिठा नहीं सके अपने साथ कि मुझे कुछ गीत सुना लो। मेरे साथ एक सुखद संयोग हुआ 2 साल पहले। मुझे राहुल सांकृत्यायन का ये संस्मरण याद था, मैंने पढ़ा था। 2 साल पहले कुछ गुजरों का हमने लगभग उसी तर्ज पर पीछा करने की कोशिश की जैसे कभी राहुल ने की होगी। हमने जानने की कोशिश की कि राहुल तो नहीं सुन पाए, क्या हम कोई गीत सुन पाते हैं उनका, कोई प्राचीन गीत। तो मेरे साथ दूसरे साथी थे, हम केवल एक गीत उनका रिकॉर्ड कर पाए। अब मुझे काफी सुखद आश्चर्य हुआ कि वो गीत आज भी उसकी धुन मैंने अपने जो जानकार साथी थे उनको सुनाई, तो उन्होंने कहा ये गीत तो आज भी सामवेद के जमाने जैसा है। और उस गीत की विषय वस्तु क्या थी, वो आज भी दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी गाय, अब ये भी हमारे लिए बड़ी दिलचस्प बात थी क्योंकि आज के युग में जब हम गुजरों को देखते हैं तो प्राय भैंस पालते हैं, उनके साथ मैक्सिमम भैंस हैं, गाय की दुखी होती है। किसी समय गायों की संख्या शायद ज्यादा रही होगी, तो उनका लोकगीत कहता है कि किसी तरह और कब मेरी ये गाय ब्याहने वाली होगी और कब हम इससे इसका बछड़ा होगा और हम इसका दूध प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प मेरे रहा। मैं एक और प्रसंग और सुनाना चाहूंगा। काका कालेलकर 1912 में टिहरी आए। हाँ, 12 में वो टिहरी आए और वो भी पूरा हिमालय का भ्रमण कर रहे थे। उनके हिमालय के जितने भ्रमण हैं उसका उनके संस्मरण छपे भी हैं। तब तक सिर्फ ऋषिकेश तक मोटर मार्ग था, ऋषिकेश से पैदल आ रहे हैं, 2 या 3 दिन लगते थे। रास्ते में जंगल से उनको किसी महिला की गाने की आवाज सुनाई दी, घसियारी रही होगी। जब वो पास आए तो उन्होंने कहा घास काटते काटते एक नवयौवना एक गीत गा रही है, और उनके पैर ठिठक करके रुक गए सिर्फ धुन सुन करके। जाहिर है कि काका कालेलकर गढ़वाली भाषा से परिचित नहीं थे, सिर्फ उसकी धुन सुनकर वो निशब्द हो गए, उनके पैर ठिठक गए। उन्होंने अपने संस्मरण में जिक्र किया है कि ये पहाड़ी महिला, पहाड़ी घसियारिन न जाने कितने युगों से इसी तरह अपनी व्यथा को प्रकट कर रही होगी, उसके गीत क्या होंगे। और अचानक से उनको सॉलिडरी रोपर जो कविता वर्ड्सवर्थ की है वो गीत याद आ गई। उसकी पंक्तियां वी नो वन टेल मी व्हाट ही सैंग, वो गढ़वाली में मैंने किसी से अनुवाद कराया था कि क्या वो ये मुझे बता पाएगा कि वह क्या गा रही होगी। शायद वह अपने लंबे समय से अवसाद, दुख और अभावों से घिरी हुई है। गीत कितने पुराने होंगे, क्या ये गीत युद्ध के बारे में होंगे, क्या उसके परिवार के बारे में होंगे, कोई पुराना दुख है जो आज उसको भी घेरे हुए है। वो निरंतर अपना काम कर रही है और गीत निरंतर गा रही है, एक ही स्वर में निरंतर गा रही है। ऐसे लगता है जैसे सामवेद के जमाने से उसकी स्थिति अभी नहीं बदल पाई। ये घसियारियों के गीत पहाड़ में हमारे यहाँ कुमाऊं में न्योली और गढ़वाल में हम बाजू या बाजूबंद के नाम से या दुआ के नाम से उनको जाते हैं। अभी मैडम जिन्होंने भोजपुरी बहुत सारे गीत सुनाए, उन्होंने जिक्र किया कि स्त्री प्रतिरोध बहुत सारे गीतों में मौजूद है। हमारे यहाँ पूरी एक शैली जिसकी विषय वस्तु सिर्फ महिलाओं के दुख दर्द और उनके वियोग के हैं, उनकी वेदना के हैं, समाज के प्रति, पति के प्रति, ससुराल के प्रति उनके प्रतिरोध के गीत हैं, जिनको बाजूबंद कहा जाता है। एक बाजूबंद का एक ऑडियो
मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसका संदर्भ भी, क्योंकि पहले आ चुका है और ये 2 महिलाएं गा रही हैं और ये सभी ओरिजिनल हैं गीत, तो ओरिजिनल गाने वाले हैं, ये स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं गीत। मैं इसको सुनाना चाह रहा हूँ आपको। आवाज इतनी वो कर लो ना। ये सर ये बाजूबंद गीत हैं और ये एक शैली ये शैली विकसित रचित सब महिलाओं ने घास काटने के दौरान जंगलों में बनाए और ये हजारों गीत हैं। बहुत सारे ऐसे गीत हैं, इसमें करीब 6 या 700 गीतों का मैं संकलन कर पाया, जो पिछले साल अभी एक संकलन के रूप में समय साक्ष्य प्रकाशन है देहरादून में, उन्होंने घसियारियों के गीत बाजूबंद नाम से ये संकलन उन्होंने प्रकाशित किया है। इन गीतों को अगर हम सुने, इसमें बहुत सारा अध्ययन होना अभी बाकी है। इसमें बहुत सारा प्रतिरोध है समाज के प्रति, लोक के प्रति, क्योंकि समाज ने, लोक ने समय समय पर उनकी व्यथा को नहीं जाना। बहुत से गीतों को सुने जो बाद के गीत होंगे, तो हमें यह ताज्जुब होता है कि बहुत सारे गीतों में वो कहीं अपने पिता से विवाह के समय, ससुराल जाने से पहले, ब्याहे जाने से पहले शर्त लगा देते कि अगर मुझे भाई के बराबर बांट दोगे संपत्ति में तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, क्योंकि उसको एक शिकायत पहले से है कि आप मुझे भाई की तरह तो पढ़ा नहीं सके। ये संभवतः पिछले 30-40-50 सालों के गीत होंगे, क्योंकि उससे पहले के गीतों में तो पढ़ाई जैसी कोई बात रही नहीं है। तो बहुत सारी शिकायतें हैं। तो स्त्री विमर्श के संदर्भ में भी लोक साहित्य का बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। स्त्री विमर्श की जब हम बात करते हैं तो आज के शिष्ट साहित्य या आज के साहित्य की जरूर बात करते हैं, लेकिन लोक साहित्य की बहुत ज्यादा बात उसमें हो नहीं पाती है। एक महत्वपूर्ण काम खास करके गढ़वाल के संदर्भ में जब मैं पाता हूं, तो लोक साहित्य ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, वो था शास्त्र और लोक के बीच में समन्वय का। बहुत बार शास्त्र और लेख के बीच में टकराव भी रहा है, जो कि संस्कृतियों का टकराव भी रहा है। हम सब भी जानते हैं कि हिमालय की इस केदार भूमि पे, वो वेदों में भी जिक्र है कि जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो राक्षस राप शंबर के 100 गढ़ों का ध्वंस कर दिया गया था। बाद के वर्षों में बारी बारी इन गढ़ों का लोग जीतते रहे, कभी इन पर नागों का वर्चस्व रहा, फिर बाद में राजपूत राजाओं का वर्चस्व रहा। और लोक के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संदर्भ और आता है कि जब यमुना प्रदेश में पांडवों के बाद की पीढ़ियों के द्वारा जब सर्प यज्ञ में नाग जाति का विध्वंस कर दिया गया, क्योंकि महाभारत काल में ही जो पांडव रहे हैं और नाग जाति का वो आपस में बैर बैमन्य से था, तो यमुना के तट पर जब सर्प यज्ञ करके नाग जाति का विध्वंस हुआ तो बहुत से नाग हिमालय की तलहटी में और बाद में हिमालय की ढलानों पर आ गए। तो नाग लोक साहित्य द्वारा समन्वय के 2-3 उदाहरण मैं देना चाहता हूं, और जो अब भी संभवतः चुपचाप लोक साहित्य और लोक करता रहता है, उस पर पकड़ कई पीढ़ियां गुजरने के बाद संभवतः हम उसको पकड़ पाते हैं। यहाँ पर सेम मुखे में एक बड़ा नाग तीर्थ है, जिसको बाद में जोड़ा गया, आज भी उसका नाम उत्तर की द्वारिका के नाम से कहते हैं। ये माना जाता है कि नागगढ़ पर बाद में जी सर जी सर बोलिए सर। हाँ आओ। तो वो हाँ जी बोलिए। सेम मुखेन के, अगर आवाज वापस आ रही शायद भाई जी, अभी मैं व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में बात करूँ आपसे? कोई आवाज आ रही है? अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, वेबिनार करा रहा हूँ, उसके बाद बात करूँ आपसे? मैं करूंगा सर आपसे, ठीक है? हाँ सर, मैं बात कर रहा था कि लोक साहित्य में बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलेंगे जब लोग
साहित्य के जरिए, लोक के जरिए संस्कृतियों का समन्वय हुआ। दो तीन उदाहरण हैं। एक तो मैं सेम मुखिंग का जिक्र कर रहा था कि वहां पर बाद में वैष्णव संप्रदाय के द्वारा वहां पर जब वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश हुई तो वहां के जो गढ़पति थे नागवंशी गंगू रमोला के द्वारा, और उनके जो शुभ चिंतक रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ये टकराव अंततः गढ़ का ध्वंस करेगा, क्योंकि बहुत सारे समयों पर ऐसा हुआ कि जो बड़ी संस्कृतियां बाहर से आई, बड़ी सभ्यताएं आई अपने लाव लश्कर के साथ, हथियारों के साथ, तो उन्होंने यहाँ की जो प्राचीन आदिम संस्कृतियां थी, खास करके यक्ष, रक्ष, दक्ष, नाग और बाद में जाकर के खस, इन संस्कृतियों का वो ध्वंस करते चले गए। अब ये इतिहास में बहुत व्यापक रूप से नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है, ये सिर्फ लोक साहित्य बता पाता है कि किस तरह से वो समन्वय का काम हुआ। तो वो जो सेम मुखिम से जुड़े हुए लोकगीत हैं, जागर गीत हैं, पवाड़े हैं गंगू रमोला से जुड़े हुए, वो बताते हैं कि अंततः दो संस्कृतियों का वहां पर समन्वय हुआ और आज उस मंदिर में एक साथ कृष्ण राधा की भी मूर्तियां मिलेंगी और नागवंशी गणपति गंगू रमोला और उनके पुत्र जो महापराक्रमी सिद्धवा और विधवा थे, जो उसके बाद नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, उनकी मूर्तियां साथ साथ मिलेंगी। और जागर गीत हैं, जागर में कृष्ण की भी आराधना है, गंगू रमोला की भी आराधना है, और उसके बाद नाग संस्कृति के बाद जो नाथ संप्रदाय आया, तो ये तीन संस्कृतियों का अद्भुत समन्वय सुदूर पहाड़ में एक गांव में सेम मुखेम में जाकर हुआ। वो अद्भुत जो जागर गीत हैं, बड़ी धरोहर लोक साहित्य की, उसके जरिए हम जान पाते हैं। एक और समन्वय का बड़ा उदाहरण है नाथ संप्रदाय का। अगर हम साहित्य पढ़ते हैं तो नाथ संप्रदाय ने बड़ा भारी समन्वय का काम यहाँ किया, जो पहले की सनातन हिंदू और उसके बाद फिर हिंदू संस्कृति और बाद में जो यहाँ की जनजातीय संस्कृति थी। 1000वीं शताब्दी में और उसके बाद जो नाथ संप्रदाय के संत यहाँ पर आते गए, गोरखनाथ खुद पहाड़ में आए थे जोशीमठ तक, और उनके शिष्य जो नरसिंहनाथ, जिनको हम भी यहाँ आज भी पहाड़ के लोग एक लोक देवता के भूम्याल के रूप में पूजते हैं। तो नाथ संप्रदाय का साहित्य भी हमको बताता है, जो कि पूरा का पूरा लोक साहित्य है, जिसमें मंत्र से लेकर के, सिद्धि से लेकर के, तंत्र से लेकर के और बाद में गाथाएं भी हैं, वो हमको बताता है। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें शोध हुआ है कि नाथ संप्रदाय के जो साधु रहे हैं उनको यहाँ पीर कहा गया है। 9 पीर रहे हैं जो गढ़वाल क्षेत्र में मुख्य जो उनकी पीठ है श्रीनगर गढ़वाल के नजदीक देवलगढ़ में, जो अजय पाल राजा ने बसाया था, और यहाँ के जो पंवार वंशीय राजाओं ने अंततः जो नाथपंथी सभ्यता को, संस्कृति को स्वीकार कर लिया था और नाथपंथी साधुओं को अपना गुरु मान लिया था, सत्यनाथ और उसके बाद के गुरुओं को। तो ये इस पर बहुत काम नहीं हुआ है, जिस पर मैं जोर देना चाह रहा था कि लोक और लोक साहित्य ने, क्योंकि राजाओं ने, शासकों ने तो टकराव मोल लिया, शासकों ने जीतने का काम किया, सभ्यताओं को, संस्कृतियों को, धरती को, लोगों को, प्रजा को ये जीतने का काम किया, लेकिन लोक ने उस टकराव को कम किया, उस विनाश को कम किया, और उसके लिए उनकी गाथाएं आज भी बताती हैं। तीसरा एक प्रसंग और आता है जो समन्वय का काम किया, वो पांडवों को लेकर के भी है। पांडव विजित होकर के भी हस्तिनापुर से अंततः उनको पहाड़ में शरण में आना पड़ा, क्योंकि हर एक को यह था कि पाप की मुक्ति के लिए तो पहाड़ जाना पड़ा। और उन पांडवों को जो विजित तो थे लेकिन शापित थे, उनको मुक्त करने के लिए पहाड़ के लोगों ने यहाँ शरण दी और पांडवों को अपना भूमि का देवता माना, भूम्याल जो होते हैं, जबकि ओरिजिनली यहाँ से नहीं थे। पांडव तो आर्य थे, पांडव कोई जनजाति के नहीं थे यहाँ, न वो यक्ष थे, न दक्ष थे, न रक्ष थे। पांडवों ने तो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने वाले रक्ष और इस तरह की जातियों का, घटोत्कच का, बर्बरी का प्रसंग पाते हैं। उन्होंने तो कौरवों की तरफ से खड़े होने वाले जो रक्ष महायोद्धा थे उनका विनाश किया था। उस सबके बावजूद जब पांडव यहाँ पाप से मुक्ति के लिए आए तो यहाँ के लोगों ने उनको शरण दी और उनको अपना भूमि का देवता बनाया। पांडव यहाँ पश्वा पर अवतरित होते हैं, यहाँ भूमि के देवता हैं, और उनके बिना, यहाँ के लोगों की शरण के बिना वो पाप से मुक्ति भी नहीं हो सकती। और पूरी एक शैली फिर जन्मी जिसको हम पांडवानी कहते हैं, और पांडव वार्ताएं यहाँ के प्रमुख लोक साहित्य भी है, जो उस काल का, महाभारत काल और उसके बाद संस्कृतियों का समन्वय का काम जो चले गए। आराम से पांडवों के साथ यहाँ की संस्कृति का समन्वय हो गया, यहाँ के लोक साहित्य हमको बताते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया कुछ पहले भी हो गई थी, महाभारत युद्ध से पहले शुरू हो गई थी। आप सब जानते हैं कि भीम ने एक विवाह यहाँ जो राक्षस
थी राजकुमारी हिडिंबा से क्या था, जिनका पुत्र घटोत्कच हुआ। तो ये बहुत दिलचस्प है, जिस पर काम कम हुआ है, संस्कृतियों का समन्वय, जिस पर मैंने कुछ अधिक जोर दिया। उसके अलावा कुछ और प्रसंग हैं जो लोक साहित्य से अछूते रह जाते हैं, बहुत दिलचस्प है। समय का जरूर आप बता दीजिएगा 2-3 मिनट पहले जब मुझे समाप्त करना हो, क्योंकि मैं समय का भूल जाता हूँ। टिहरी बांध का यहाँ पर पहले जिक्र आया है। टिहरी बांध बनने के दौरान और डूबने के दौरान बहुत सारी गीतों और कविताओं की रचना हुई है। आप ये सुखद आश्चर्य हमारे लिए होगा, लोक साहित्य के अध्येताओं के लिए, कि जब बांध बन रहा था तो उसके दो पक्ष थे। कुछ बांध के पक्ष में खड़े थे क्योंकि देश के विकास के लिए बिजली चाहिए थी। बहुत से लोग जो स्थानीय लोग थे, जिन्होंने अपनी संस्कृति के नष्ट होने का जिनको पीड़ा थी, एक वो पक्ष था जो बांध का विरोध कर रहा था। तो जब हम इतिहास को देखेंगे, बांध बनने की प्रक्रिया देखेंगे, उसका इतिहास देखेंगे, तो हम पाएंगे कि अंततः जो बांध का विरोध का नारा था, वो बांध के पक्ष द्वारा वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि बांध आज खड़ा हो गया। लेकिन जब उसी दौरान रचित कविताओं और गीतों को हम देखेंगे, तो एक भी गीत हमको बांध निर्माण के पक्ष में खड़ा नहीं मिलता। मैंने टिहरी में इस दौरान के जो 30 सालों में सिर्फ बांध को लेकर के, डूबने को लेकर के जो गीतों की रचना हुई है, जब उनका संकलन शुरू किया, 60-70 के करीब वो गीत हैं, तो एक भी गीत मुझे वो नहीं मिला जो बांध बनने की वकालत करता हो। गीत कोई, सभी गीत बांध के खिलाफ खड़े थे। यहां तक कि ऐसे लोगों के गीत भी बांध के खिलाफ थे जो बांध परियोजना में काम कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। जो लोग बांध के पक्ष में खड़े थे देश के विकास के लिए, जब वो गीत रचने के लिए चले, तो उनका गीत जो है कहीं जाकर के उस पीड़ा को प्रस्फुटित कर रहा था कि एक संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, लोक विरासत के लिए, लोक के लिए ये बड़ी भारी क्षति हो गई। तो बहुत सारा ऐसा टकराव आपको मिलेगा सभ्यताओं के बीच में, जिसको जहां जरूरी हुआ लोक साहित्य ने उसको भरा। जैसे मैंने कहा कि इतिहास के जो अदृश्य पन्ने थे, इतिहास का जो अंधा युग था, इतिहास का जहां लोप था, इतिहास के सूत्र जहां मिल नहीं रहे थे, इतिहास जहां प्रमाणिक नहीं हो पा रहा था, तो वहां लोक साहित्य के द्वारा उसको कसौटी पर कसा गया है। यहाँ और अच्छा, दूसरी बात ये, एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब हम लोक साहित्य की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोक साहित्य में, जागर गाथाओं में या लोक गीतों में या लोकोक्तियों में सब अच्छा अच्छा बखान किया गया हो अपने लोक के लिए, अपने समकालीन समाज के लिए। बहुत तीखी आलोचना भी हुई है समय समय पर। आप में बहुत लोग कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, किसी जमाने में यहाँ पशु बलि तो छोड़िए, 300 साल पहले, 200-250-300 साल पहले नर बलि तक की प्रथा थी। जब कोई बड़ा जनहित का काम होना था तो नर बलि तक दी जाती थी। खेतों में नई नहर बनी और सिंचाई के लिए पानी खेत तक जाना है, तो नर बलि तक भी हुए। जीरू झमको एक गीत है जो बडियारी के सेरे की बात करता है। जीरी झमको तय बडियारी सेरे रे, जीरी झमको कुल पर पानी निजांदू जीरी झमको। उस समय उस कुल के लिए पानी पहुंचाने के लिए खेत तक पहले नर बलि दी गई थी। अजय पाल राजा का जब श्रीनगर गढ़वाल में भवन बना, राजमहल बना, तो उसकी नींव जब रखी गई तो नरबली दी गई थी। तो उस पर बहुत तीखे गीत लोग ने लिखे हैं, नरबली के खिलाफ भी गीत लिखे गए हैं। बाद में पशु बलि भी है, उसके खिलाफ भी गीत लिखे गए हैं। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ बहुत सारा लोक साहित्य है, उसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोक साहित्य में सिर्फ लोक का यशोगान किया गया हो और सिर्फ अच्छा अच्छा बखान किया गया हो। जहां लोक को क्षति पहुंची है, लोक संस्कृति को क्षति पहुंची है, सभ्यताओं का दमन हुआ है, वहां पर लोक साहित्य ने स्वर दिए हैं। ये जरूर बात है कि वो आज की तरह मंचों पर नहीं आया। जैसे घसियारियों के गीत है तो वर्षों तक वो जंगलों में गाते जाते रहे। संकलन तो अभी 20-30 साल के भीतर उनका संकलन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 30 साल के करीब पहले बालचंद्र मोला जी ने संकलन किया था, कुछ गोविंद चातक जी ने संकलन किया था। पृथक से एक पुस्तक मुझे उसका मौका मिला जो अभी साल भर पहले वो गीतों का संकलन हो पाया। एक पहलू अभी छूट रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका संभवतः मैं शुरू में भी जिक्र कर सकता था। सृष्टि और प्रकृति रचना को लेकर के भी बहुत सुंदर लोक साहित्य हुआ है और जागर गीत लिखे गए हैं। लोक की परिकल्पना भी रही है। अब जैसे हमारी सृष्टि, हमारे सौरमंडल, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति को जो भौतिक सिद्धांत हैं वो हैं। मुझे बहुत बार एक तरह से विस्मय होता है
कि मुझे जागर, एक प्राचीन जागर मिला जिसको निरंकार का जागर कहा जाता है। सृष्टि रचना को संभवतः ये उत्तराखंड के सबसे प्राचीन जागरों में है। सृष्टि रचना कैसे हुई, लोक ने भी कुछ स्थापित करने का काम किया, और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि वो कुछ बहुत कुछ वैज्ञानिक थ्योरी के अनुकूल था, कि एक शून्य था, एक निराकार था, उसमें एक विस्फोट हुआ, जल हुआ, थल हुआ, आकाश हुआ, वायु की सृष्टि हुई, पानी का जन्म हुआ, और उसके बाद ईश्वर की सृष्टि हुई है। हम देखो, दूसरी चाहे अगर हम शास्त्रों को देखें तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, प्रकृति की रचना की, जन सृष्टि की रचना की, नर नारी को उत्पत्ति किया। लेकिन निरंकार का ये आदि जागर हमको बताता है कि ईश्वर की उत्पत्ति से पहले भी प्रकृति और सृष्टि मौजूद थी, और उसकी उत्पत्ति हुई शून्य में एक महाविस्फोट से। 3-4 लाइनें सुनिए। प्रथम ओंकार, ओंकार से फोंकार, फोंकार से वायु, वायु से विषंधरी, पहले निरंकार, निरंकार से साकारम, जल से थल मा भयो अंड, अंड फूटी उत्पन्न हुए नवखंड पृथ्वी। और फिर इसके आगे का जो फिर जागर है, आप जानते हो, सृष्टि की आराधना संभवत है, ये बाकी साहित्य तो बात का है जिसका हमने काफी जिक्र किया कि महिलाओं की पीड़ा है या दूसरी तीसरी तरह का, लेकिन लोक साहित्य की रचना, इसीलिए मैंने शुरू में उस शिव का जिक्र किया था कि एक पूरे वर्ग को उन्होंने सौंप दिया कि आप लोक साहित्य की रचना करेंगे, आप प्रत्यक्षदर्शी होंगे, करते जाएंगे। यद्यपि बाद में लोक ऐसी विधा रही है कि सिर्फ एक जाति, एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा, दूसरी जगह भी इस तरह की कथाएं होंगी, और हर व्यक्ति जो पीड़ित था, जो शोषित था, जिसको सभ्यता ने प्रभावित किया, संस्कृतियों ने प्रभावित किया, वीर भड़ों ने प्रभावित किया, उन सब ने साहित्य, लोक साहित्य की रचना में वो योगदान देते रहे। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जागर आता है, क्योंकि अभी अब अंत में मैं फिर इसको कोरोना पर भी समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले लोक ने भी बहुत जगह अलर्ट किया है समाज को, जो अंधाधुंध दौड़ रही है सभ्यताओं की, उस पर कई जगह अलर्ट किया है, कई जगह चेताया है लोक साहित्य ने। और वो आज नहीं, वो बहुत प्राचीन समय में भी, क्योंकि जागर की भाषा हमको बता देगी। प्रभात को पर्व जाग, नौखंड पृथ्वी जाग, धर्म स्वरूप आकाश जाग, उदंकारी कांठा जाग, भानुपंखी गरुड़ जाग, मातलोक सूर्य लोक जाग, खोलिका गणेश जाग, ब्रह्मा का वेद जाग, काशी विश्वनाथ जाग, हरि का हरिद्वार जाग। अब इस जागर में सृष्टि पहले है, प्रकृति पहले है, सुबह हो गई, शाम हो गई, दिन उजारा हो गया, रात हो गई, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो ये पहले है ईश्वर, और उसकी आराधना तो बाद में है। तो जो गढ़वाल का, केदार खंड का खासकर लोक साहित्य है, उसमें सृष्टि प्रकृति पहले है, उसकी रक्षा का संकल्प पहले है। हाल के दिनों में एक जागर काफी ऑडियो वीडियो पे बहुत लोकप्रिय हुआ है, थोड़ा सा उसका रूप बदला है। वो जागर बताता है कि सांझ हो गई है, सूर्य ढल चुका है, जो जहां है वहीं ठहर जाए, जो बटोई है वो वहीं ठहर जाए, जो घराट में घटोई गया है आटा पीसने के लिए, वो घट में ठहर जाए, क्योंकि जो जो वृक्ष के पंछी हैं, डाला का, वही पर लिखूं कि डाला का पंछी घोलू बासी गए न, जाला का मकड़ी जालू बासी गए न। अर्थात जो पंछी हैं, जब वो पेड़ों पे लौट आए, जो मकड़ी जाले पे है, वो अपने जाले पे संरक्षण के लिए चली गई, रात्रि विश्राम के लिए। तो ये मनुष्य क्यों है जो रात ढलने के बाद भी हस्तक्षेप कर रहा है। ये बहुत प्राचीन जागर एक है, और बहुत सुंदर वो गाने, क्योंकि मेरा गाने का पक्ष नहीं है, लेकिन ये समय समय पर लोग ने उस पर वो किया है। और आज जब उसकी कोरोना की बात आई है, तो आज हम फिर कह रहे हैं ना कि हम प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। ये जो अंधाधुंध सभ्यता की दौड़ है, भौतिकवादी दौड़ है, इसने प्रकृति का नाश किया है। अगर प्रकृति अपने थोड़ा सा प्राचीन रूप में होती तो संभवतः है ये वायरस उतनी ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। तो लोक साहित्य ने बहुत बड़ा अपना धर्म निभाया, लोक का जो धर्म होता है वो निभाया, और उसके साथ साथ बहुत चीजें स्वयं होती चली गई। वो बहुत सारी चीजें जिनको लोक के संदर्भ में, लोक साहित्य के संदर्भ में जब हम देखते हैं, तो पूरे लोक जगत के विविध रंग लोक साहित्य में मिल जाएंगे। लोक साहित्य में ने ही लोक जगत में विविध रंग भरे हैं। लोक साहित्य का काम लोक भाषा को संरक्षण करने का भी रहा है,
लोक विद्याओं को प्रमोट करने का रहा है, लोक वेदना को स्वर देने का रहा है, लोक सहमति को परखने का रहा है, लोक चिंतन को दिशा देने का काम रहा है, लोक संगीत को संरक्षण देने का काम रहा है, लोक जीवन को कसौटी पर कसने का काम रहा है, लोक देवताओं को चिन्हित करने का काम रहा है, उनकी आनुष्ठानिक और लोक में उनके पूरा पूजा विधान भी हमारे जागरों ने बनाया है, लोक उत्सवों की सूची बनाई है, लोक शिक्षा और लोक शिक्षण का काम लोक साहित्य ने किया है, लोक दृष्टि को विकसित करने का काम किया है, पहचानने का काम किया है, लोक सिद्धि को चिन्हित करने का काम किया है, लोक व्यवहार को प्रवाहित करने का, लोक व्यवहार को संयमित करने का काम किया है, लोक व्यंजना की व्याख्या की है, लोक ख्याति को चिन्हित किया है, लोक चेतना को पहचानने का काम किया है, लोक परंपरा को आगे जोड़ने का काम किया है, नदी के बहाव की तरह, झरनों के बहाव की तरह, जल स्रोतों के बहाव की तरह, लोक रीति, लोक नीति, लोक थाती, लोक रुदन, इन सबको संजोने का काम लोक साहित्य ने किया है। तो बहुत बड़ा काम लोक साहित्य करता चला गया, ये स्वाभाविक होता चला गया। लोक साहित्य ने कभी घोषणा नहीं की, इसीलिए लोक साहित्य में अहम ब्रह्मास्मि का भाव नहीं है, उसमें वयम रक्षामा का भाव है। लोक साहित्य ने कभी कोई चीजें थोपी नहीं है, आप उतना ग्रहण कीजिए जितना लोक के कल्याण के लिए जरूरी हो, उतना ग्रहण कीजिए जितना सभ्यता के विकास के लिए जरूरी हो। ये होता आया रहा है और आगे भी होगा। इस कोरोना काल में भी बहुत सुंदर गीत लिखे जा रहे हैं और जब जब इस तरह की आपदाएं आएंगी वो गीत फिर गाते जाएंगे, गाए जाते रहेंगे। लोग ऑडियो में गा रहे हैं, वीडियो में गा रहे हैं, उनका संकलन भी होगा और फिर वही प्रतिध्वनि फिर सुनाई दे रही है जो प्रभात का पर्व जाग जैसे जागर में मैंने बताया, या सांझ ढल गई है, अब आप सिर्फ दीपक जला सकते हैं, आप सभी गतिविधियां, आप सोच सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, सभी गतिविधियां स्थगित करनी पड़ेंगी। जैसा हम लॉकडाउन 4 में भी गए कि 7 बजे के बाद जो जहां है वहीं रहेगा। तो ये परखा हुआ विज्ञान भी है। लोक साहित्य ने बहुत से लोक विज्ञान को भी चिन्हित किया है। बहुत सारी लोकोक्तियों वाला पक्ष भी है जो लोक विज्ञान की बात कहता है। लोकोक्तियों के वाले पक्ष में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जा पाया और शायद मैंने बहुत सारी बातें कही हैं। स्त्रियों की वेदना की बहुत सारी बातें हुई हैं। नंदा के गीतों का बहुत जरूरी है अध्ययन करना। देखिए हम सब जो जैसे हिंदू धर्म है या सनातनी धर्मी है, शिव को सबसे बड़ा देवता मानते हैं, शिव कैलाश के अधिपति हैं। लेकिन गढ़वाल के लोक साहित्य में शिव जी निचली घाटी के लोगों के दामाद हैं और लोकगीत बताते हैं कि ईश्वर होकर के, आदिदेव होकर के भी जब शिव नंदा का ठीक से ध्यान नहीं रखते अपने कैलाश धाम में, उसकी चिंता नहीं करते, जब तक भांग की सुट मारते हैं, भांग का एक सोड़ मारते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं, तो ये गलत बात है। जब हमने बेटी ब्याई है तो कैलाश धाम में शिव को नंदा का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब ये नंदा जात होती है 12 वर्ष में या राज जात होती है तो शिव को गालियां पड़ती हैं। शिव से लौकिक रिश्ता है यहाँ के लोगों का, सभी लोक देवताओं से लौकिक रिश्ता है। जब लोक देवता लोगों पर अवतरित होते हैं, पशुओं पर अवतरित होते हैं तो लोग बात करते हैं, बहन की तरह बात करते हैं, अपने संरक्षक की तरह बात करते हैं। तो नंदा के गीत को देखो तो बहुत पीड़ा है। हम क्या, हमारे लिए कैलाश बड़ा धाम है, लेकिन नंदा के लिए जब कैलाश उसका ससुराल उसकी उपेक्षा करता है तो वो पापी कैलाश कहती है उसको, अपने माँ बाप को गाली देती है, उसको लानतें भेजी है कि तुमने कैसे कैलाश में मुझे ब्याह दिया। तो ये लोक की कसौटी है, ये बहुत व्यापक है। ये शास्त्र और इतिहास जहां हमको चौराहे पे यदि खड़ा कर देता है, हमें रास्ता नहीं दिखता, तो लोक जो है हम हमारे ऊपर छोड़ देता है कि अब आगे बढ़िए, ये रास्ता लोक दिखाता है। मैं शायद बहुत लंबी बात कर गया, समय का पता नहीं। तो ये बात थी। किसी के कुछ सवाल जरूर हो तो उन पर भी बात की जा सकती है, नहीं तो समय तो शायद काफी ज्यादा हो गया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सवाल नहीं है सर, जिज्ञासाएं हैं और बहुत सारी चीजें लोगों ने कहा है कि जिस तरह से लोक संस्कृति और लोक गीतों की आपने साहित्य की बात की, वो बहुत ही एक ज्ञानवर्धक चीजें रही। हमने भी सर लोक साहित्य जितना भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि अभी तो हम उसको छू तक नहीं पाए हैं जिस तरह से हमने आपका व्याख्यान सुना है। और आगे भी सर अवसर रहेगा तो हम आपको सुनने का अवसर प्राप्त करते रहेंगे। और मैं
आपका सर आभारी हूँ और सभी प्रतिभागियों की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सर आपने इतने बढ़िया स्तर से अपनी बात यहाँ पर। सर ये अभी 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 अगर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है जी तो 30 सेकंड का एक बहुत सुंदर गीत है, इसको सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल सर, और बिल्कुल। ये अभी ये लोक कलाकार हैं शिवजनी, जी 85 साल के हो गए हैं, दूर छानियों में रहते हैं। हम्म, ये वो लोक कलाकार हैं जो पहाड़ के ढोल को पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में 1956 में लेकर के गए थे। बहुत उनका सुंदर ये सर, गावन है 30 बिल्कुल सेकंड का, सुनेंगे सर। जी इसको सुन लीजिएगा। जी जी सर। इसकी आवाज अच्छा बहुत धीमा है। आप आ रहे हैं सर क्या ये ऑडियो? ठीक आवाज आ रही है सर, चलने दीजिए। जी जी गुरु का चरण गीत दादो जी अशीरा पैरत देवा तो तिगे तमार कहा कत दरा संगा कोई गीता पैरत देवाता बाती पोलैना देवता लंबा है सर, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर हम बात कर ही रहे थे। जी जी बहुत सुंदर सर। जी जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने सर जिस तरह से वास्तव में लोकगीतों पे पढ़ने से ज्यादा जो अनुभव आपने लिया है और उस अनुभव को जो हमारे साथ साझा किया है, हम सब इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम बिल्कुल अंत की ओर है और जो मित्र फीडबैक लिंक की बात कर रहे हैं, जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होगा आपका वो लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप पे साझा कर दिया जाएगा, उसके आप निश्चिंत रहिए। संजीव नेगी सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आप जी जी हाँ अपना वक्तव्य रखिएगा और समय का ध्यान भी रखना है सर, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है और बस आप गागर में सागर भर दीजिए सर। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राम भरोसे सर। समय बहुत कम है, मैं बहुत संक्षेप में दो चार चीजें, क्योंकि यहाँ पर लोक संस्कृति का, लोक संगीत का महाकुंभ हो चुका है, लेकिन लोक संस्कृति और लोक साहित्य के जितने भी अध्येता हैं, दो चार चीजें जिन पर लोक साहित्य के अध्येताओं में बहुत सारा भ्रम और संशय है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। कि पहला ये कि ये जो लोक संस्कृति और लोक अध्ययन, लोक साहित्य का जो अध्ययन है, ये आधुनिक युग में शुरू हुआ है 19वीं शताब्दी के बाद। तो पहला सवाल ये उठता है कि इस लोक साहित्य और लोक संस्कृति के अध्ययन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसा सभी लोग जानते हैं 1846 में विलियम टॉम्स ने पहली बार फॉकलोर शब्द का इस्तेमाल किया और हिंदी में जिसके लिए हम लोग लोक वार्ता और लोक संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से अगर हिंदी में भी देखें या भारतीय संदर्भों में भी देखें तो भारत में भी 19वीं शताब्दी के बाद पहले अंग्रेजों ने, उसके बाद फिर भारतीयों ने अपनी अपनी लोक संस्कृति और लोक सभ्यताओं का अध्ययन शुरू किया। भारत में जैसा कि दो परंपराएं रही हैं, एक वेद मत और एक लोक मत। जैसा कि अभी महपाल नेगी जी ने भी बताया कि लोक प्रत्यक्षदर्शी है। लोक शब्द का अर्थ ही है, लोक शब्द का मतलब है देखने वाला, और लोक से जितने भी शब्द बने हैं वो देखने के अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे लोचन, अवलोकन, लोकन, लुकना, लुच्चा, इस तरीके से। वेदों में पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी वेद मत के अलावा जो लोक मत है, पाणिनि ने कहा है कि लोक मत जो है उसमें शब्दों के जो अर्थ हैं वो वैदिक शब्दों के जो अर्थ हैं उनसे भिन्न है। तो इस तरीके से लोक का अर्थ अभी तक जितना भी लोक साहित्य और संस्कृति का अध्ययन हुआ है कि राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हुए असभ्य ग्रामीण लोगों की जो रीति रिवाज हैं, जो उनके विधि विधान हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनका साहित्य है, उसको लोक साहित्य कहा गया, ये लोक संस्कृति कहा गया।
लेकिन इस पर सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि क्या हम उन आदिम समाजों में या कृषक समाजों को असभ्य और आदिम कह सकते हैं? क्योंकि अधिकांश लोगों ने यही माना है। लेकिन जो 19वीं शताब्दी में ये अध्ययन शुरू हुए लोक समाजों के, तो इसकी मुख्य जो चिंता का विषय था वो ये था कि ये आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना होने के बाद जिस विकास की अवधारणा को एकमात्र अवधारणा बताया गया कि यही विकास की एकमात्र अवधारणा है जिसमें हम सबकी मुक्ति निहित है, ये उन लोगों के द्वारा अध्ययन शुरू किए गए जो चाहते थे कि जो सुदूर कृषक समाज हैं, आदिवासी समाज हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए छोटे मोटे कुटीर उद्योग धंधों से जुड़े हुए समाज हैं, इनकी परंपराओं का अध्ययन करके, इनकी संस्कृतियों का अध्ययन करके इनको मुख्य धारा की संस्कृति और सभ्यता में लाया जाए। ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा। जबकि इसलिए ये चीज एक तो साफ और स्पष्ट करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि भारतवर्ष में विकास की या राष्ट्र राज्य की मुख्य धारा जैसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि यूरोप के बरक्स अगर भारत में हम देखें राष्ट्र राज्य का उदय, तो भारत में संस्कृति भारत की कोई एक संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत सारी संस्कृति। जैसे एनसीईआरटी की इतिहास की किताब है, उसका टाइटल मुझे बहुत बढ़िया लगता है। उसका जो शीर्षक है वो है हमारे अतीत। मतलब हमारा एक अतीत नहीं है, बहुत सारे अतीत हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं। तो एक चीज तो ये है कि इनको हम लोगों को असभ्य कहना गलत है, बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये विकास की जो मुख्य अवधारणा है, जो पृथ्वी और मनुष्य के जीवन पर चरम संकट का क्षण आ गया है, उसमें इन लोगों की जो लोक संस्कृति, लोक परंपराओं और लोक साहित्य की जो जीवन दृष्टि और विकास की दृष्टि है, जिसमें कि जड़ चेतन पशु पक्षी सबको एक ही आत्मा से संचालित माना जाता है, सबको एक सब में ये माना जाता है कि सब में एक ही परम तत्व का निवास है, वो जो विश्व दृष्टि है, वो जो विकास की अवधारणा है, ज्यादा सार्थक लगती है। तो उनको असभ्य कहने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरा, इसमें आप सभी लोग जुड़े हुए हैं इस फील्ड से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक तो पारिभाषिक शब्दावली में बड़ा भ्रम और संशय पैदा होता है। क्योंकि शुरुआती वर्षों में राम नरेश त्रिपाठी जी ने ग्राम गीतों के नाम से संकलन किया था, कविता कौमुदी। उसमें सोहर और विवाह गीतों का संकलन किया था। 6 भागों में वो 1933 में प्रकाशित भी हुआ। तो उन्होंने ग्राम गीत शब्द का प्रयोग किया लोक संस्कृति और लोक गीतों के लिए। दूसरी तरफ वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जनपदीय संस्कृति का प्रयोग किया और जनपदीय साहित्य का प्रयोग किया। जो इस तरीके के लोक साहित्य को आगे लाने वाले लोग थे, उनको उन्होंने जनपदीय लेखक या जनपद लेखक कहा। त्रिलोचन पांडे भी कहते हैं कि उनका भी आग्रह है कि इनको जनपदीय लेखक कहना चाहिए, लोक संस्कृति को जनपदीय साहित्य कहना चाहिए। इस संदर्भ में मेरा ये मानना है कि ग्राम संस्कृति या ग्राम साहित्य कहने से लोक संस्कृति शब्द में जो व्यापकता है वो संकुचित हो जाती है। क्योंकि जो आधुनिक ग्राम है उसमें बिजली भी है, पानी भी है और टेक्नोलॉजी की सुविधाएं भी हैं। तो इसके लिए लोक कहना ही ज्यादा श्रेयस्कर है। इसी तरीके से जन शब्द है, प्रत्येक शब्द की अपनी अर्थ छायाएं होती हैं। जो जन शब्द है वो भारतवर्ष में और जगह भी वो पीपुल का अनुवाद है अंग्रेजी के, और जन जो है एक समाजवादी वामपंथ की विचारधारा से जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे जन नाट्य मंच, जनवादी लेखक संघ या पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस तरीके से। तो जन शब्द चूंकि वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो ये विशिष्ट समूह जो वैचारिक चेतना से लैस है उसका बोध कराता है। जबकि लोक शब्द जो है ग्रामीण समुदाय जो कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि से जुड़े हुए जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग हैं, कुटीर धंधे हैं, उन लोगों की जो सामूहिक परंपरा है, उन लोगों के सामूहिक चित्त से उपजी हुई जो संस्कृति और साहित्य है उसका बोध कराता है। तो ये तो ग्राम गीत कहें, जनपदीय गीत कहें
इसके बजाय मेरा ये मानना है कि इसको हम लोगों को लोक संस्कृति और लोक साहित्य ही कहा जाना चाहिए। शुरुआती वर्षों में पारिभाषिक शब्दावली की जो दिक्कत थी वो अब तक तो कम से कम दूर होनी चाहिए। दूसरा, राम भरोसे सर, एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि लोक साहित्य हमेशा मौखिक श्रुत परंपरा पे आधारित होता है, जबकि शिष्ट साहित्य लिखा हुआ होता है। और जो मौखिक श्रुत परंपरा पे आधारित है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक और सुनने के द्वारा ही जाता है। और जो हमारे जागर गीत हैं, जो हमारे देवी देवताओं से जुड़े हुए गीत हैं, जो महिलाओं से संबंधित गीत हैं, ज्यादातर आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये हाशिए पे पड़े हुए समाज, हाशिए पे रखे गए जो लोग हैं, उनकी अभिव्यक्ति लोक साहित्य के माध्यम से हुई है। लेकिन आज जो नई सीडी आ रही हैं, नई कैसेट्स आ रही हैं, उसको भी हम कह देते हैं कि ये लोक गायक हैं, ये लोकगीत के रचनाकार हैं। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी का ही एक गीत है जो बांध बनने पे उनके द्वारा लिखा गया, और उसमें बांध के बाद किस तरीके से संस्कृति टूटी, जो यहाँ की लोक संस्कृति थी। तो हमें पता है कि ये गीत नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा लिखा गया, उन्हीं के द्वारा गाया गया, तो हम उसको लोक साहित्य हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष की रचना है, उसमें व्यक्ति विशेष का नाम है। ये हम कह सकते हैं कि ये जो है जनपदीय भाषा में या लोक भाषा में लिखा गया नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा रचित गीत। लेकिन लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मौखिक होता है, श्रुत होता है, और दूसरा उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसका कोई रचनाकार नहीं होता, रचनाकार उससे जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने ग्रामीण समुदायों को देखें तो सामूहिक जीवनचर्या उनकी है, क्योंकि उत्पादन के साधन बड़े पिछड़े हैं। किसी का छप्पर अगर डालना है तो सब लोग मिलके डालते हैं, किसी के बड़े खेत में रुपाई है तो सब लोग मिलके करते हैं, किसी का छज्जा लाना है, किसी का कुछ और काम करना है, तो सब सामूहिक होता है। तो जिस तरीके से पुराने लोक समाज में सामूहिक श्रम होता है, उसी तरीके से उस समाज के किसी एक के कंठ से निकलने वाला गीत उस व्यक्ति विशेष की रचना न होकर उस लोक समाज का जो बौद्धिक श्रम है वो भी सामूहिक होता है, इसलिए उसमें रचनाकार अनुपस्थित रहता है। तो इसलिए हम लोगों को ये थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहिए कि जो नए लोकप्रिय गायक हैं, जो जनपदीय भाषाओं में या लोक भाषाओं में लिख रहे हैं, उनको हमें लोक भाषाओं का साहित्यकार मानना चाहिए, लेकिन लोक साहित्य उन्होंने रचा है ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उसका विशेषता है कि उसमें रचनाकार की उपस्थिति नहीं है। क्योंकि रचनाकार की उपस्थिति नहीं है, मौखिक श्रुत परंपरा से वो आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसकी रूप और संरचना में बार बार परिवर्तन होता हुआ मिलेगा। हमारे यहाँ टिहरी में ही एक कुंवर परसून बहुत बड़े पत्रकार थे, चिपको आंदोलन से भी जुड़े रहे, और यहाँ पे जो औजी हैं वो ढोल और दमाओं के साथ मन्नाड़ लगाते हैं, जिसमें देवताओं का आह्वान करते हैं, फिर वो देवता किसी व्यक्ति विशेष पे अवतरित होते हैं और वो नाचते हैं। लेकिन उन्होंने उस मन्नाड़ का जो फॉर्म है उसको लेकर, जब तहलका कांड हुआ था दिल्ली में और उससे पहले बोफोर्स कांड हुआ था, तो उन्होंने बोफोर्स का मन्नाड़ और तहलका का मन्नाड़ लिखा था। तो मतलब रूप तो वही चला आ रहा, फॉर्म पुराना है लोक वाला, लेकिन उसका कंटेंट जो है समकालीन हो गया है। तो चूंकि रचनाकार उसमें अनुपस्थित है, इसलिए उसका कंटेंट समय के हिसाब से जैसे लोक समाज की आवश्यकताएं होती हैं उस तरीके से वो बदलता रहता है। दूसरा, अगर हम उसको उसके परिवेश से हटा देंगे तो उसके जो शब्द हैं, लय है, ध्वनि है, राग और संगीत है, इसमें पूरा का पूरा वो विशेष जन समुदाय अपनी मुक्ति खोजता है। मतलब मन्नाड़ में अगर अभिमन्यु का वध हो रहा है तो वहां पे जो दर्शक हैं सबके आंखों से अश्रु धारा निकल रही है, या पांडव जो है अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, जो यहाँ पे महाभारत होती है मन्नाड़ में, तो उसमें सभी लोग जो दर्शक है वो भी पार्टिसिपेट करता है, प्रतिभाग करता है। तो उन सब की उसमें सामूहिक मुक्ति खोजता है जन लोक समुदाय। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो कि अब कम से कम लोक साहित्य और लोक संस्कृति के अध्ययन के क्षेत्र में वो हो जानी चाहिए, साफ हो जानी चाहिए। दूसरा, आपने कहा था कि लोक साहित्य के महत्व पे कुछ कहिए, तो लोक साहित्य के महत्व पर बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत ही सारगर्भित अपना
वक्तव्य दे दिया है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इतिहास में इतिहास हमेशा विजेताओं की गाथा कहता है और साहित्य हमेशा जन समाज की बात को कहता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से खोजते हैं। आज इतिहास में एक नया वो आया है सबाल्टर्न स्टडीज का, मतलब जो हाशिए पे वंचित हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, उनकी आवाज के हिसाब से इतिहास को लिखने की बात चल रही है। अगर हम इसको देखें तो लोक साहित्य में हम इसको बड़ी अच्छी तरीके से खोज सकते हैं। जैसे एक गढ़वाली का, मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा नहीं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। एक लोकोक्ति है कि स्वर्ण हुई चेंदे सैण जस, क्योंकि गढ़वाल में सैण बोलते हैं समतल जमीन को और स्वर्ण बोलते हैं स्त्री को। तो वो कह रहा है लोकोक्ति में कि स्वर्ण ऐसी होनी चाहिए, स्त्री ऐसी होनी चाहिए, सैण जस माने समतल जमीन के जैसी। यानी कि परंपरागत पितृसत्तात्मक समाज स्त्री से ये अपेक्षा करता है कि वो मौन रह के अपने कष्टों के बारे में कुछ न कह के उसको समतल जमीन के समान होना चाहिए। तो इसमें हमको पितृसत्तात्मक समाज की जो वो है सोच है, जो उसका दिमाग का पैटर्न है, वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से हाशिए पे जो वंचित समाज है उसके दृष्टि से अगर देखा जाना चाहिए तो हम लोक साहित्य के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरा महत्व लोक संस्कृति और लोक साहित्य का इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगणित हजारों संस्कृतियां हैं, हजारों समुदाय हैं और भारतवर्ष में भाषा की दृष्टि से बहुत ज्यादा विविधता है। हम एक राष्ट्रीय संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संस्कृति तभी पल्लवित पुष्पित होगी जब हम अपनी लोक संस्कृतियों को बचा के रखेंगे, उनको बचाने का काम करेंगे। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि साहचर्य जरूरी है प्रेम के लिए। बिना परिचय के प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। जैसे आज ही हमको दक्षिण से लेकर गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर जगह की संस्कृतियों से रूबरू होने का मौका मिला, तो परिचय प्रेम की बुनियाद है। जब हमारा इनसे परिचय होगा तभी हम राष्ट्रीय संस्कृति को भी मजबूत कर सकते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सर, जिस तरीके से हिंदी बिना जनपदों की बोलियों को समृद्ध किए हुए बढ़ नहीं सकती है, जिस तरीके से गंगा तब तक स्वच्छ नहीं हो सकती जब तक गंगा से जुड़ी हुई जो छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी नदियां हैं, वो साफ ना हो जो गंगा को गंगा बनाती हैं, तब तक गंगा साफ नहीं हो सकती। जिस तरीके से हिंदी तब तक समृद्ध नहीं हो सकती जब तक हम लोक बोलियों को, लोक भाषाओं को मजबूत नहीं करेंगे। तो अभी मैं एक दिन गांव गया था इस कोरोना पीरियड में, बस अंतिम कर रहा हूं सर मैं। तो वहां एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि जो पुराने जमाने में महामारियां होती थी तो चूंकि लकड़ी के, मिट्टी पत्थर के मकान होते थे, तो जो संक्रमित हो जाता था उसको हम लकड़ियों से घेर देते थे उसको, घर को, ताकि वो औरों को संक्रमित न कर पाए। तो उसको उन्होंने कहा कि उसको बोलते थे क्वड़ियाना। तो मेरे कान खड़े हुए कि क्वड़ियाना और क्वारंटीन दोनों में ध्वन्यात्मक समानता भी है और अर्थ की भी समानता है। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी नए नए शब्द किस तरीके से वो हो सकते हैं, आवाजाही उनकी आपस में हुई। ये तो बड़ा विचित्र सवाल है कि गढ़वाली का क्वड़ियाना और अंग्रेजी का क्वारंटीन, तो कब ये इतिहास में इन शब्दों की यात्रा हुई है, इसको खोजने का भी जो मूल है वो लोक भाषाएं हैं, लोक साहित्य है। दूसरा, जैसे ये कहा गया कि लोक साहित्य जो है उसमें अच्छाई अच्छाई है, उसमें सब कुछ सुंदर है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे कबीर ने भी कहा कि आगे लागा जाए था लोक वेद के साथ, सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। कि लोक और वेद के साथ में तो बहा जा रहा था। लोक में भी रूढ़ियां हो सकती हैं, लोक में भी अंधविश्वास हो सकते हैं, लोक में भी लोक समाज की जो वर्चस्व वाली संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व हो सकता है। लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि न तो उस आलोचनात्मक विवेक से उसको देखने की जरूरत है। जैसे मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोक साहित्य में बेटी के जन्म पे कोई गीत गाया गया हो, बेटी के जन्म पे कोई सोहर गाया गया हो।
तो ऐसा नहीं है कि वो आज की दृष्टि से खराब है, लेकिन पितृसत्तात्मक जो हमारी परंपरा है उसमें ऐसा ही था कि बेटे का महत्व है। तो लोक संस्कृति और लोक समाज का सर बहुत महत्व है और हम लोगों को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। विकास की जो मुख्य अवधारणा है उससे अलग, उससे उसके बरक्स बहुत सारी अवधारणाएं हो सकती हैं, उनकी खोज इस लोक साहित्य में करने की जरूरत है। आपने समय दिया सर, इतने सारे लोगों से परिचय हुआ। बहुत धन्यवाद संदीप सर। बढ़िया। इससे बढ़िया तो चंदरी ठीक होगा सर। आवाज आ रही है सर? जी जी हाँ, धन्यवाद आपका है सर। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और समय ही नहीं दिया बल्कि पूरा मार्गदर्शन, आपके मार्गदर्शन में ये पूरा वेबिनार संपन्न हुआ है। और समस्त जितने यहाँ प्रतिभागी हैं सभी धैर्य से सुन रहे हैं, और यही इस वेबिनार की सफलता है कि जिस तरह से आपने अपनी लोक संस्कृति को, सभ्यता को, गीतों को समझने के लिए अपना समय निकाला, यही इस पूरे वेबिनार की सफलता भी है। और आगे जो है जो हमारे आदरणीय अरुण सर यदि अभी इसमें जुड़े हुए हैं, आदरणीय अरुण सर, अरुण सर हैं? अरुण सर, अरुण सर हैं? मीटिंग में तो सर दिखाई दे रहे हैं लेकिन